हेलो गाइस। जब जीएस पेपर 4 में हम लोग फिलोसॉफिकल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, देन वी हैव टू टॉक अबाउट सर्टेन अदर थिंकर्स बियॉन्ड द फोल्ड ऑफ सॉक्रेट, एरिस्टोटल, प्लेटो, राइट। तो इसके अंदर में बेसिकली जब क्वेश्चन आता है ओपन एंडेड, क्योंकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन आना कि कुछ स्कॉलर्स के बारे में आप बताइए। फॉर एग्जांपल, अभी जब यूटिलिटेरियनिज्म फिलॉसफी की हमें बात करनी है तो कुछ स्कॉलर्स के बारे में डिस्कशन करना एक एसेंशियल नेसेसिटी बन जाता है। तो उसमें बेसिकली क्या है कि जैसे थॉमस हॉब्स हैं, उनकी बात पिछले टाइम पे भी होती रही, लेकिन उसके अलावा जैसे जेरेमी बेंथम, जेएस मिल, राइट, ये हेडोनिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, राइट, एंड सेरेनाइक, राइट, एंड सेनिक, जो मैंने कम्युनिटी बताई थी फिलॉसफी की, जिसमें कुछ लोग एक्टिव हैं, कुछ लोग पैसिव हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं तो जिए जाऊंगा और गम को उठाए जाऊंगा, और कुछ लोग एकदम ऐसे होते हैं जीना है तो हंस के जियो। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे आर्टिकल 21 की जो इथिकल डायमेंशन है वो किस तरीके से सेट होती है जीएस पेपर 4 को लेकर। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21, दिस इज़ अ ऑल टुगेदर न्यू थिंग इन जीएस पेपर 4, लेकिन हमारा पेपर जब ऊपर के लेवल का जा रहा है और हमें एक कंटेंट डिफरेंट देना है, तो क्यों ना ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाए जो बेसिकली यूनिक बन जाता है। जब आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो ये क्या है, बेसिकली राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट। एंड इसमें जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास हुई थी तो मैंने आपको क्या बताया था, दैट इट एसेंशियली टॉक्स अबाउट टू एक्सप्रेशंस, एंड जिसमें एक एक्सप्रेशन बन जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, राइट। और ये बेसिकली कहाँ पे इम्प्लिसिट है, प्रोसीजर established by law. Now, when we say the philosophy of Article 21 means the philosophy of life, and life के अंदर में ethics का कितना रोल है जिससे हमारी जो लाइफ है वो पॉजिटिव बन पाए, हम लोग और भी ज़्यादा हैप्पी हो पाए, मतलब हेडोनिस्टिक, एटलीस्ट द साइकोलॉजिकल और एथिकल डायमेंशन ऑफ हेडोनिज्म, जिसमें हम लोग ब्लिस की बात करते हैं, प्लेजर की बात ना करके, तो ये कैसे हो पाएगा। तो इसी केस को लेके जब मैं थॉमस हॉब्स को स्पेशली आज यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ, एंड फॉलोड बाय दिस आई विल ट्राई टू टेक अप जेरेमी बेंथम, मिल, एज वेल एज यूटिलिटेरियनिज्म एंड हेडोनिज्म कॉन्सेप्ट। तो जब थॉमस हॉब की बात यहाँ पे शुरू होती है तो थॉमस हॉब के बारे में सभी को पता है दैट 17th सेंचुरी में आते हैं, राइट। एक इंग्लिश के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, लेकिन इनके टाइम पर जो सिचुएशन प्रीवेल थी यूके के अंदर में, वो कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट का कॉन्फ्लिक्ट था। मींस कैथोलिक स्कूल ऑफ थॉट जो क्रिश्चियनिटी में है पुराना, उससे कुछ लोग नए विचारधारा के प्रोग्रेसिव थॉट के लोग निकले, जैसे सुन्नी से शिया समुदाय निकलता है मुस्लिम्स में, ऐसे ही नए विचारधारा के प्रोग्रेसिव थॉट के कुछ लोग निकले और उन दोनों में लड़ाइयाँ थी, एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन थी। एंड उसी में एक बहुत ही फेमस, जिसका नाम हम बोलते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, राइट। ये एक ऐसा रिवॉल्यूशन है जिसमें कोई भी ब्लड बात नहीं हुआ और उस क्रांति में सफलता भी मिली। एंड इस ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का रिजल्ट ये रहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ब्रिटेन में सेट हुई, और जब उनके किंग के जो बेटी और उनके दामाद थे उन्हीं को बैठाल दिया गया, तो जो क्वीन एलिजाबेथ वगैरह जो भी आप पढ़ते हो 1699 से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन ईयर माना जाता है, तो वो बेसिकली यहीं से था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की शुरू होना, जो कि बहुत ही नॉमिनल है यूके के अंदर। नाउ
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेट हो गई, इसका मतलब डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं एक किंगडम में आ गया था। थॉमस हॉब को इस बात का अच्छा खासा क्रेडिट मिलता है, दैट आई विल टेल यू। बट थॉमस हॉब की जो सबसे बड़ी बात थी वो बेसिकली लेवियाथन, एक उन्होंने बुक है उसमें कोडिफाई किया, राइट। इकोनॉमी के अंदर लेवियाथन स्टेट एक टर्म होता है, तो वहाँ पर लेवियाथन स्टेट टर्म को ये माना जाता है कि वो स्टेट, वो कंट्री, वो गवर्नमेंट जो लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा टैक्स लगाती है, राइट। टैक्स से पहले आपने एक वर्ड देखा होगा, लेवाई, राइट। लेवाइज की जीन्स भी आती है, तो लेवी मतलब इम्पोज करना। बट यहाँ पे लेवियाथन बेसिकली क्या है, एक बहुत बड़ा एनिमल है या फिर एक इंस्ट्रूमेंट है। और इस लेवियाथन बुक के अंदर में इन्होंने बेसिकली 4 चीज़ों की बात की है। सब्जेक्टिविज्म, राइट, देन रिलेटिविज्म, देन ईगोइज्म एंड हेडोनिज्म। सब्जेक्टिविज्म एंड रिलेटिविज्म के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब मैंने सॉक्रेट, प्लेटो, एरिस्टोटल इन लोगों की बात की थी। तो सब्जेक्टिवली जो फिलोसोफर हुआ करते थे वो कैसे भी करके लोगों को बिना किसी बेसिकली वेरीफाइड जस्टिफिकेशन के मना लेते थे, राइट। बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि इंद्र देवता जी खुश हो गए हैं। बारिश नहीं हो रही है तो इंद्र देवता जी दुखी हैं या फिर गुस्सा कर रहे हैं। तो कोई भी सब्जेक्टिव थॉट्स हो सकता था। तो उसी में रेशनैलिटी लेके आए और एक रिलेटिव थॉट, जो बेसिकली इमैनुअल कैंट जैसे लोग हैं जो ट्रांसेंडेंटल या क्रिटिकल पर्सपेक्टिव को रखते हैं, तो वहाँ पर रिलेटिविज्म थोड़ा सा आने लगा, जिससे एक कंपैरेटिव इंडेक्स बनने लगा स्कॉलर्स के बीच में। इसके बारे में डिटेल में मैंने बात किया हुआ है ऑलरेडी। नाउ ईगोइज्म एंड हेडोनिज्म, इसमें बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि ईगोइस्ट पर्सपेक्टिव, जैसा मैंने पहले बताया था कि ईगोइस्ट पर्सन बेसिकली सेल्फिश, राइट, नेचर का होता है। एंड दिस सेल्फ रिफ्लेक्ट टोटली एन इंडिविजुअल, जो कि अपने ही बारे में सोचता है, या फिर मैं अपने अंदर वो ओपिनियन रखता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखना, सारे लोग खुश हो जाएं, सारे लोग ठीक ठाक हों। तो यानी कि मेरी खुशी दूसरों की खुशी में छुपी हुई है या मेरी खुशी मेरी ही खुशी में छुपी हुई है, तो वो ईगोइस्ट पर्सन होता है। कोई कोई ईगोइस्ट ऐसा पर्सन होता है कि वो दूसरे को बचाने में उसका ईगो इन्फ्लेट हो जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल मोदी जी की मैं बात यदि करूं तो उनका ईगो सेटिस्फाई होता है जब वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर लेते हैं, देश में जब खुशहाली होती है, राइट। बट फॉर मोस्ट ऑफ अस, इफ़ वी कनेक्ट मैस्लोज नीड हायरार्की, राइट, हम लोगों का ईगो कहाँ सेटिस्फाई होता है, जो सिगमंड फ्रॉइड का इड कॉन्सेप्ट है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, जो मैं साइकोलॉजी डायमेंशन ऑफ जीएस पेपर 4 में बता चुका हूँ। तो इड में बेसिकली क्या है कि वी ऑल आर सेल्फ सेंटर्ड पीपुल। हमारा बचपना कभी भी अलग नहीं जाता। बचपन में क्या था कि दूसरे की चॉकलेट हमें खानी है तो खानी है, दूसरे का खिलौना हमें चाहिए तो चाहिए, नहीं देगा तो रोना शुरू कर देंगे, क्योंकि बच्चे को नहीं पता, वो मैच्योर नहीं है। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं वो थॉट चेंज नहीं होता। दूसरा कोई कुछ खा रहा है तो हमें भी खाने का मन होता है, वी सेलिब्रेट। लेकिन बचपन में वो सलाइवा था, बाहर गिर जाता था, उसके लिए मदर फादर यहाँ पर रूमाल लगा देते थे। वी ड्रूल लाइक डॉग इन आवर चाइल्डहुड ने। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उसी चीज़ को हम लोग अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम जानते हैं कि दूसरे की चीज़ हम नहीं ले सकते, राइट। रिक्वेस्ट करके वो अलग बात हो जाती है। तो दिस हेडोनिज्म, सॉरी, ईगोइज्म इज शोइंग दिस सेल्फिश बिहेवियर। बट इस ईगोइज्म के अंदर में यदि हम लोग 2 डायमेंशन और लेके चल लें, जिसमें फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल, राइट, एंड एथिकल ईगोइज्म की यदि हम लोग बात करें, तो यदि हमें क्वांटिटी और क्वालिटी के स्केल पे इसे रखना हो, तो थॉमस हॉब बेसिकली एक ही बात कहते हैं कि
जो ईगोइज्म इज एट द सेंटर ऑफ समवंस थॉट एंड इस पर्सन को अपनी खुशी में ही दूसरे की खुशी, यानी कि खुद ये खुश है तभी दूसरे लोग खुश हैं, दूसरे लोग खुश हैं इसीलिए ये खुश है, ऐसा बहुत रेयर होगा। वो एक तरीके से इथिकल ईगोइज्म में चला जाएगा, लेकिन इसकी खुशी से ही पूरा का पूरा वर्ल्ड खुश होता है और ये दुखी है तो चाहे पूरा का पूरा संसार जितना भी खुश होता रहे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दुखी है तो पूरा का पूरा संसार दुखी है। यानी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, और मन में कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं। नाउ इफ दिस इज द बेस, देन this will be a very difficult situation that every individual is self-centric and one is thinking about it, right? This is what is the problem in this egoism concept. Now hedonism concept कैसे डिफरेंट होता है ईगोइज्म से? एक हेडोनिस्ट जो नेचर होता है इंसान का, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वे में इफ आई वांट टू एक्सप्लेन इट, इट सिंपली मीन्स प्लेजर लविंग। राइट, प्लेजर लविंग नेचर। आज लाइट नहीं है, एसी नहीं चल रहा है, इसीलिए आई एम स्वेटिंग, राइट, बट क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम पे। नाउ प्लेजर लविंग जो नेचर होता है वो हम सबका है बाय डिफ़ॉल्ट। वी ऑल आर प्लेजर लविंग पीपल, मीन्स वी वांट व्हीकल, छोटा व्हीकल नहीं, एकदम ब्रांडेड व्हीकल, मर्सिडीज़, BMW, बड़ी कार। दूसरा क्या है कि घर चाहिए तो बड़ा घर चाहिए, हवेली चाहिए, एक बहुत लेविश फ्लैट चाहिए, खाना चाहिए तो 5 स्टार होटल का खाना चाहिए, कपड़े चाहिए तो ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ये हर कोई विश रखता है अपनी। दिस इज़ व्हाट हेडोनिज्म इज़। हेडोनिज्म का भी एक फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है या इथिकल पर्सपेक्टिव है। फिजियोलॉजिकली यदि हम देखें तो हम स्कॉलर्स की बात करेंगे, बेंथम की एंड JS मिल की, तो वो कैसे डिफरेंट हैं दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन। बट फॉर time being, this egoism is different from hedonism in the sense that egoism is a self-centered feeling of an individual that मैं खुश हूँ तो सारा जग खुश है, मैं खुश नहीं हूँ तो कोई भी खुश नहीं है। नाउ इस ईगोइज्म के अंदर में दो सबसे बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। वो दो सबसे बड़ी चीज़ें क्या हैं? ये इंडिविजुअल जो ईगोइस्ट है, एंड मैं इसे आर्टिकल 21 से भी कनेक्ट करूंगा जो मैंने अभी भी यहाँ पे बात किया था। जो इंडिविजुअल है इसका एंड क्या है और मीन क्या है? इस ईगोइस्ट पर्सन का एंड ये है कि आई वांट टू लिव, मैं जीना चाहता हूँ, राइट। और दूसरा क्या है? जीते जीते मैं अपने प्लेजर को, हेडोनिस्ट पर्सपेक्टिव को जितना ज़्यादा हाइटन हो सकता है उतना हाइटन करना चाहता हूँ। अब चाहे मैं उसके लिए शराब पीऊँ, दूसरे का घर लूटूँ, जो भी करना चाहूँ वो करूँ। तो ये दोनों मेरे एंड हैं लाइफ के, ये ऑब्जेक्टिव हैं, ये गोल हैं। और हर कोई जो विश है मेरी लाइफ की, मेरी वैल्यूज़ हैं, मेरी बॉडी है, मेरा घर है, मेरी सोसाइटी है, आई वॉन्ट टू मेक यूज़ ऑफ इट टू सर्व। आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हो गया, ओके, राइट। जितनी भी लाइफ की मेरी फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, मैं उसका यूज़ करना चाहता हूँ एज अ मीन टू सर्व दीज टू एंड्स। This is what he is saying. But the problem here is that if these two people are having the end that they want to live, they both want to live, but they are at the cross purposes, right? बीच में कोई एक है जिसको या तो ये ले सकता है या ये ले सकता है, चाहे वो पार्टनर की बात हो या खाने की बात हो या घर की बात हो। और इसके लिए इन दोनों में एटलीस्ट लड़ाई तो होगी, चाहे वो द्वंद्व युद्ध ना हो, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली वॉरफेयर तो ज़रूर होगा। चाहे आज की डेट में आप हमारा भारत या दूसरे कंट्री की बात कर लें या फिर US की बात कर लें जो बीच में आके ब्रोकर करना चाहता है चीज़ों को। तो कहने का ये मतलब है दैट हॉब्स
Thomas Hobbes is saying that it is very hard to satisfy both of them together. And if there are n number of people and there are individual differences, then there will be a clash. एंड लड़ते लड़ते ये लोग लास्ट में क्या होंगे, थक जाएंगे. और डार्विन फिलॉसफी को यदि हम यहाँ पे कनेक्ट कर लें तो क्या होगा कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट. तो जो सबसे ज़्यादा एकदम मजबूत होगा वो प्रीवेल कर जाएगा. तो थॉमस हॉब इज सजेस्टिंग दैट व्हेन इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर एंड एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर वन, you cannot strike the balance until unless there is a system that is mutually agreed, and it depends on the agreement what is called as social contract theory. Means it has to be an understood understanding between all the individual that let's have a social contract among us, and there will be a custodian of it, that violation to it will lead to certain punitive measure or some punishment, right. तो इसका मतलब क्या है कि हम सब लोग मिसक्रिएंट्स हैं, गुंडे हैं, राइट, सोशल थीव्स हैं, चोर हैं, क्योंकि हम सब अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं. और इसके लिए हमें एक अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि चोर चोर मौसेरा भाई, तुम भी चोर हो मैं भी चोर हूँ, इसलिए एक काम करते हैं भाई, लड़ते लड़ते थक जाएंगे, एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि चोरी नहीं करेंगे या नियम कुछ होंगे उनका सब पालन करेंगे. और यदि कोई पालन नहीं होता है उसके लिए एक हम लोग कस्टोडियन रखेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट के रूप में जान लो या राजा के रूप में जान लो, एंड वो सबसे बड़ा गुंडा बन जाएगा. जैसे एक नॉवल आती थी वर्दी वाला टाइप गुंडा, तो वो छोटे गुंडों के ऊपर राइट कंट्रोल कर लेगा. छोटे मोटे चोर चक्के जो होते हैं ना, उनके लिए गैंगस्टर होता है, राइट. जैसे मुन्ना भाई MBBS, या फिर एक मुंबई की मूवी आई थी तो छोटा शकील, जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं. तो ये बेसिकली थॉमस हॉब्स का इथिक्स को लाने का एक प्रयास है, जो कि नेगेटिव थॉट से निकलता है कि सारे के सारे जो इंडिविजुअल होते हैं वो सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, राइट. उसका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का जो बेस है वो साइकोलॉजिकली तो ठीक है, क्योंकि यदि हम इसके पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स में जाने की देखें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी SCT ऑफ थॉमस हॉब्स इज हैविंग रियल बेस विच इज साइकोलॉजिकली करेक्ट. राइट. और उसके लिए वी कैन हैव सिगमंड फ्रॉइड का इड कॉन्सेप्ट. बट नेगेटिवली इफ यू लुक एट इट, डोंट यू थिंक दैट इफ एवरीवन इज सेल्फ सेंटर्ड, तो आज की डेट में कुछ अटैक्स हुए तो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते हुए देश के हित में कौन जान देने के लिए जाएगा, कौन अपना सेक्रीफाइस करेगा. देन वैल्यूज लाइक सेक्रीफाइस, वैल्यूज़ लाइक पैट्रियोटिज्म, ये UPSC ने एक टर्म डिफाइन करवाया है ऑलरेडी, पैट्रियोटिज्म, राइट. दूसरे के लिए सोचना, बेनिवोलेंट होना, ये सब लोग बैक सीट ले जाते हैं. इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन डिग्निटी, राइट, इज नॉट रिफ्लेक्टिंग इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बेस ऑफ थॉमस हॉब्स. इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 21 के अंदर में केवल क्वांटिटी की बात थॉमस हॉब्स करते हैं, क्वालिटी की बात थॉमस हॉब्स नहीं करते हैं. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो एक इम्प्लिसिट एक्सप्रेशन है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का, उसकी बात नहीं होती है. केवल क्वांटिफिकेशन, जैसे 1950s में जब जुडिशरी अपने जजमेंट देती थी तो उसने बेसिकली क्या कहा था कि फिजियोलॉजिकल जो कस्टडी होती है वही कस्टडी होती है, साइकोलॉजिकल जो वेलबींग है दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, राइट. बट मेनका गांधी केस में, जो संजय गांधी जी की वाइफ थी 1978 में,
judiciary had different stand and brought due process of law, which is an expression developed in US, into the Indian Constitution fold. ये तो खैर एक अलग बात हो जाती है, but if you want to have quality more, then you have to go beyond Thomas Hobbes. तो इसी के साथ साथ में हम लोग आगे थोड़ा सा चलते हैं. तो थॉमस हॉब्स के बाद में यदि मैं यूटिलिटेरियनिज्म से पहले इनको क्लियर करने के लिए जेरेमी बेंथम की बात कर लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा इंडिपेंडेंटली, क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म अपने आप में एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट बन जाता है जहाँ पे और भी सपोर्टर आते हैं. ऐसा ही हेडोनिस्टिक कॉन्सेप्ट है. बट जेरेमी बेंथम और थॉमस हॉब्स को यदि हम कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ भी हमें देखने को मिल जाते हैं. तो हाउ इट इज़, जेरेमी बेंथम बेसिकली 19th सेंचुरी के टाइम की जो सिचुएशंस हैं उनसे बिलोंग करते हैं एंड एक सोशल रिफॉर्मर थे. यूके के अंदर में बेसिकली सिचुएशन जो भी प्रिवेलिंग कर रही थी तो उसमें इन्होंने लिबरलिज्म एंड देन यूटिलिटेरियनिज्म को बेसिकली सपोर्ट किया. तो बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म कॉन्सेप्ट अपने आप में मैंने आपको बताया था दैट मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल है, जो कि थोड़ा सा उल्टा हो जाता है उन लोगों से जो एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, जैसे अरिस्टिपस, इवन थॉमस हॉब्स, राइट. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का ऑब्जेक्टिव वही है, लेकिन उनके बेस में क्या छुपा हुआ है थॉमस हॉब्स के कि इंडिविजुअल इज सेल्फिश, और उन लोगों को बेसिकली साथ में लाने के लिए हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को लेके आए हैं. नाउ इफ वी नीड टू डिस्कस हिज हेडोनिस्टिक पर्सपेक्टिव, राइट. तो हेडोनिज्म अपने आप में बेसिकली फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड एथिकल डायमेंशन रखता है, लेकिन बेंथम इज सेइंग दैट क्वांटिटी is the reflective concept in the hedonism. It means it can be measured. It can be measured for many dimensions that it is important or it is not. And Bentham को यदि हम लोग मिल से भी थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कर लें, J.S. मिल, तो J.S. मिल बेसिकली कहता है कि जो हेडोनिज्म है वो क्वालिटी डायमेंशन रखती है. आर्टिकल 21 को अगेन मैं यहाँ पे यदि कनेक्ट करूँ तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ जा रही है, क्वालिटी के अंदर में जा रही है. और क्वालिटी किस चीज़ की बात करती है, जीडीपी की बात नहीं करती है. जीडीपी की बात कौन करता है, क्वांटिटी. आर्टिकल 21 के अंदर में यदि खुशी चाहिए आपको तो वो कहाँ दिखाई देती है, वो कहाँ दिखाई देती है आपको, वो बेसिकली दिखाई देगी ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स में, राइट. कितने खुश हैं लोग, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है. आर्टिकल 21 में बेसिकली आप लोग फ्री हो केवल, ये मैटर करता था पहले, क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको जेल नहीं भेजेंगे. ये मतलब था आर्टिकल 21 का जो पैसिव मतलब निकलता है. आज की डेट में क्या मतलब निकलता है, भैया आप फ्री हो, आप एजुकेशन लेने जा रहे हो तो टीचर को एजुकेशन देना आता है, स्कूल में बिजली पानी टॉयलेट है, स्कूल में बैठने के लिए चेयर्स हैं, टीचर्स को अच्छा पढ़ाना आता है और उसके साथ साथ में उसकी विल भी है अच्छा पढ़ाने की, उसकी हॉबी है. रोड है तो रोड में गड्ढा नहीं है, क्या होता है कि भैया गड्ढे में रोड दिखाई देता है. जैसे दूसरे स्टेट में, बिहार के, यूपी के दूसरे जगह चले जाओ तो इतना करप्शन है कि रोड बनाने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो क्या रोड बनाएंगे, राइट. देन अपार्ट फ्रॉम दैट आर्टिकल 21 के अंदर में दूसरी डायमेंशन ये है कि आपकी जो हेल्थ है, पहले क्या होता था, स्टेट केवल ये सुनिश्चित करेगा, ये श्योर करेगा कि आप बीमार ना पड़े. लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट को, स्टेट को, कंट्री को, नेशन को ये सुनिश्चित करना है कि आप कितने प्रोग्रेसिवली हेल्दी हैं. यदि मैं सैटारिकल वे में बोलूँ कि कितने आपके 6 पैक्स हैं,
जैसे सलमान खान के होते थे, ये होती है एक पॉजिटिव हेल्थ, राइट। जैसे साइकोलॉजी एक स्कूल ऑफ थॉट था, जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ तो एक डिसीज्ड मॉडल ऑफ थॉट बनता था। आज की डेट में एक प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ थॉट है जहाँ हम पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं, राइट। द वर्ल्ड इज सेट नाउ, स्टिल कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर बट नॉट दैट मच, कि जब हुआ करती थी कि वर्ल्ड वॉर टाइप मशीन की तरह आदमी को यूज़ किया जाता है और जान की कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसा आज की डेट में नहीं। तो आर्टिकल 21 के डायमेंशन जो है ना वो क्वालिटेटिव है। तो जो हेडोनिस्ट, जो प्लेजर लविंग नेचर है इंसान का, वो मैस्लो के नीड हायरार्की के लोअर ऑर्डर नीड से हायर ऑर्डर नीड की तरफ चला गया है। अभी मैं हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, आज 21 मई है एंड 4 दिन बाद प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है। तो मैं देख रहा था कि दिल्ली के अंदर में जो एक सर्वे हुआ है तो उसमें जो एवरेज फर्टिलिटी जो है लोगों की हुई है वो बढ़ गई है 40 से 44 ईयर्स तक में, जो कि पॉइंट में थी 2011 के सर्वे में, जो कि 2021 के सर्वे में बढ़ के वो मल्टीफोल्ड हो गई है, 4 टाइम्स से ज़्यादा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग, अच्छा कुछ लोग 20-22 साल में 23 साल में जो ज़्यादा प्रोक्रिएटिव थे, बच्चे पैदा हो रहे थे, वो 1/3 हो गया है, और जो 40-44 में फोल्ड में है वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि करियर ओरिएंटेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैरिज जो है वो एक बैक सीट ले चुकी है। और आज की डेट में लिव इन रिलेशनशिप, LGBT एंड एक्सेस टू द सोशल मीडिया, नो वन इज़ अलोन। तो देर आर शॉर्टकट्स इन लाइफ विच कट यू शॉर्ट फॉर द अदर डायमेंशंस ऑफ लाइफ। देर आर मैनी प्रॉब्लम्स लेटर ऑन, ठीक है। बट एनी वे, आई एम नॉट गोइंग इन टू इट। सो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ओरिएंटेशन जो है हेडोनिज्म में, ये हमें देखना बहुत ज़्यादा बनता है। लेकिन जब बेंथम कहते हैं कि ये क्वांटिफाइड हो सकता है, तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसका नाम है हेडोनिक कैलकुलस। राइट, हेडोनिक कैलकुलस जो है वो 7 पैरामीटर्स के ऊपर है। ज़रूरी नहीं है कि आप बेसिकली याद रखें। तो इसमें जैसे पैरामीटर्स में सारे ही यहाँ पे लिखूँगा, जैसे इंटेंसिटी कितनी है उस प्लेजर की, राइट। ज़्यादा जैसे हंसी आई तो कितनी तेज़ आई, कितनी गहरी आई कि सांस भी नहीं ली जा रही है। ऐसे ही हर खुशी की अपनी एक बात होती है। तो कितनी गहरी खुशी है, जैसे आप IAS बन जाओगे, आप मुझे बयान कर सकते हो कि उस खुशी की इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा होगी। यू मे स्क्रीम, यू मे जंप, राइट, यू मे डू एनीथिंग इन दैट हैप्पीनेस, राइट। उसका बेसिकली कोई हम लोग मतलब क्वांटिफिकेशन ही नहीं कर सकते हैं। I need to see that whether sound is there or not. Yes, it is there. So this is intensity. Then proximity. ये वाली जो खुशी है वो बार बार आ रही है एक जैसी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी पर्सन से मिले, दोबारा मिले, तिबारा मिले, तो सेम ऐसी फीलिंग आती है कि हर बार मिलते हैं यार बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा चीयरफुल इंसान है, बड़ा पॉजिटिविटी देता है। तो प्रॉक्सिमिटी जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब डेफिनेटली दिस हैप्पीनेस विल बी रिपीटेटिव इन नेचर एंड इट विल डेफिनेटली बी कमिंग, सो इट बिकम पार्ट ऑफ आवर पर्सनैलिटी एंड पीपल आर imagining ourselves in that way, right? Then something is called as fecundity. फेकंडिटी का वैसे मतलब होता है कि आप अपने, जैसे फीमेल अपने लाइफ स्पैन में कितना फर्टिलिटी रेट वाइज चाइल्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन को प्रोड्यूस कर सकती है। सो दिस इज व्हाट फेकंडिटी इज। हेयर इट मीन सिंपली दैट टू व्हाट एक्सटेंट an individual or we can go to basically the amount of the happiness or the basically pleasure that we are looking at. Then there is something called as purity. Purity is something which is genuine in nature, कि वो जो हंसी है वो coming from within आ रही है, artificial नहीं है। मतलब ये है कि एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, मुखौटा लगा लेते हैं लोग, आर्टिफिशियली हंसते हैं। तो प्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसकी ड्यूरेशन कितनी है, राइट। तो लॉन्ग लास्टिंग है वो हंसी, वो अंदर फीलिंग रह जाती है।
या फिर बहुत शॉर्ट टर्म है, अभी एकदम से हंसी आई, दूसरी तरफ एकदम से गुस्सा हो गए, राइट। घर में ऐसा होता है जनरली, मदर फादर के साथ जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उनमें एकदम बहुत खुशी और एकदम बिल्कुल ही अंधेरा, लड़ाई हो जाती है। सिबलिंग्स में ऐसा भी होता है। सो बेसिकली ड्यूरेशन उसकी बात होती है। एंड देन लास्ट वन इज extensity. You can say extensivity means the radius within which the people will come. So it may be your only family or only society or your nation or even your continent or the entire human being, maybe the universe, right? And अभी तो हम लोग यूनिवर्स की बात नहीं कर रहे, मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं। आज के ही हिंदू में मैंने ये देखा था, साइंटिस्ट ने मल्टीवर्स की बात की है, मतलब हमारे यूनिवर्स से दूसरा भी कोई दूसरा यूनिवर्स हो सकता है। नाउ दिस एक्सटेंटिसिटी इज दैट सेवंथ पैरामीटर ऑफ हेडोनिक कैलकुलस, जो कि जेरेमी बेंथम को दूसरे फोल्ड की तरफ ले जाता है, दूसरे फोल्ड की तरफ यूटिलिटेरियनिज्म में ले जाता है कि हम मैक्सिमम लोगों की बात कर रहे हैं और यदि हमने एंटायर ह्यूमन बीइंग की बात कर दी तो ये तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, राइट। सो दिस एक्सटेंसिविटी इज दैट पैरामीटर इन हेडोनिक कैलकुलस दैट इज मेकिंग जेरेमी बेंथम समवन स्पेशल। नाउ हाउ विल यू बी हैविंग, मैं आपको आई थिंक समझा पा रहा हूँ, राइट। ये आपने पढ़ा भी होगा, जो नोट्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं। और नट सेल में हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जेरेमी बेंथम की बात कर रहा हूँ, जो 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मर यूके से आते हैं। लिबरलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म की बात चल रही है और हेडोनिज्म में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डायमेंशंस में जेरेमी बेंथम ने क्वांटिफाई करने की कोशिश की है हेडोनिज्म को, और इसीलिए उन्होंने हेडोनिक कैलकुलस की बात की है, जिसमें 7 पैरामीटर्स जैसे इंटेंसिटी, प्रॉक्सिमिटी, राइट, एंड एक्सटेंसिविटी जैसे पैरामीटर्स की बात हुई है। तो एक्सटेंसिविटी जो 7th पैरामीटर है वो जेरेमी बेंथम को उस फोल्ड में ले जाता है जो यूटिलिटेरियनिज्म में ये थॉट रखता है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ओके, नाउ यदि बेंथम एक बात कहते हैं दैट इट इज wrong to be selfish, right? It is wrong to be selfish means एक दिमागी रूप से आदमी ठीक ठाक है, then it is wrong to be selfish. It is ethically wrong. If it is ethically wrong to be selfish, then how to make this selfishness ethical, or how to balance the other's interest with your interest? तो बेसिकली जो सेल्फिश पर्सन है, जो ईगोइस्ट पर्सन है, वो बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो थॉमस हॉब्स की है, जो अभी अभी मैंने बताया, उसमें तो इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसने म्यूचुअली एग्रीएबलनेस, एक अंडरस्टैंडिंग स्ट्राइक कर ली है और एक बड़े गुंडे को बैठाल दिया है, छोटे छोटे जो सिनिस्टर्स हैं, जो छोटे छोटे थीव्स हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो बेंथम है वो ये कहता है कि आप इन सेल्फिश लोगों को, जो सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं, इन्हें कंट्रोल करने के लिए आप इन्हें कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस बताओ। ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। नाउ इन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, यू नो, यूके के अंदर में कभी एरिस्टोक्रेसी थी, मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेट इन हुई थी, लेकिन फिर भी एक किंगडमशिप के एलिमेंट अवेलेबल हैं, सब लोग अमीर हैं, और इसीलिए आप वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें देखो आप कौन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, नवाबों का शहर, राइट। नीचे वाले कौन से हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स, आम लोग। नाउ हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है, पैसा बहुत ज़्यादा है, जुडिशरी भी इवन लॉर्ड्स के हाउस, मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स से निकलती थी पहले। तो ये क्या कह रहे हैं कि यदि एक पर्सन सेल्फिश है
तो उसका जो प्लेजर है वो दूसरे पर्सन के प्लेजर के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब हमारे यहाँ का जो आर्टिकल 14 है, जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, वो जेरेमी बेंथम कहना चाहते हैं कि सबके प्लेजर की ओरिएंटेशन, सबकी जो विश है, उसको बेसिकली आप इक्वलाइज कर दो। इसका मतलब जेरेमी बेंथम वाज वन ऑफ दैट थिंकर और सोशल रिफॉर्मर हु टॉक्ड अबाउट डेमोक्रेसी, who talked about democracy. Now this democracy, you may understand it that way, that article 14, if it is talking about equality, whether it in passive term or whatever that equity term that we are discussing nowadays, that process of making unequal people equal, जो article 14 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अंदर भी ये आता है। तो इक्वलिटी कहीं ना कहीं बेंथम के थ्रू यूके के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होते हुए इंट्रोड्यूस्ड हुई, राइट। तो द क्रेडिट फॉर दैट डेमोक्रेटिक एलिमेंट मस्ट बी गिवन। नाउ बेसिकली ये जो इथिकली रॉन्ग लोग हैं, जो सेल्फिश होने पे इथिकली रॉन्ग हो रहे हैं, ये इथिकल कैसे होंगे? उसके लिए बेंथम कहता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एक प्रेशर लेके आएगा। वो प्रेशर कहाँ से आ सकता है? विदिन से आ सकता है, खुद अंदर से, सोसाइटी से आ सकता है, रिलीजन से आ सकता है, जो थियोक्रेसीज होती हैं, एंड इवन पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इनसे ये प्रेशर आ सकता है कि आपको कायदे में रहना है, जिससे आप फायदे में रह पाओ। तो दिस प्रेशर विल मेक एवरीवन to control their needs which are intruding others person life. If I want to fulfill my sexual desires, then this society is giving pressure to me that please get married. आप शादी कर लो, take social license, and this is a social system, and then fulfill your needs legitimately, happily, and in an accepted way. पावर यदि आपको चाहिए, प्रूव योर सेल्फ, गिव एग्जाम, बिकम एन IAS और ये पॉलिटिशियन, अ मिनिस्टर, देन उस पावर का सही इस्तेमाल आप करो। पावर मीन्स एक्चुअली रेस्पॉन्सिबिलिटी। सो दिस इज वॉट जेरेमी बेंथम इज सेइंग अबाउट दिस प्लेजर विच इज क्वान्टिफाइड, hedonic calculus is measuring it, concept of justice is bringing or giving the pressure to the individual who will become ethically wrong if one is selfish, and to be correct ethically one will be following these societal, religion or political pressure to be ethically correct in the accepted way. तो कुल मिला के ये है ना, सारे लोग अपनी गप छोड़ रहे हैं अपने अपने तरीके से, ठीक है। अभी इन दोनों के बेस पे हम लोग बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म और हेडोनिज्म की बात कर लेते हैं अलग से। राइट, तो थोड़ा सा हमें होलिस्टिक पिक्चर कवर अप हो जाएगी। सो बेसिकली जो हेडोनिज्म है, जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ अ प्लेजर लविंग बेसिकली कॉन्सेप्ट। तो प्लेजर लविंग कॉन्सेप्ट में भी यदि हम लोग इसकी डायमेंशन या डेफिनेशनल एस्पेक्ट देखें तो एक नेगेटिव डेफिनेशन बन जाती है और एक पॉजिटिव डेफिनेशन बन जाती है। और आर्टिकल 21 को अगेन मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा। तो नेगेटिव डेफिनेशन में बेसिकली जैसे कुछ लोग हैं, जैसे टाइटैनिक का जहाज़ जब डूब रहा था तो 4 लोग वायलिन बजा रहे थे और वो ऐसे करके जहाज़ नीचे जा रहा है और वो वायलिन ज़ोर ज़ोर से बजाए जा रहे हैं। मतलब लास्ट मिनट में भी अपना कुछ ना कुछ सुख ले लो। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी तो बेवफा है, पता नहीं कब ठुकरा देगी, मौत अपनी महबूबा है, साथ लेके जाएगी। तो कुछ एपिकुरस टाइप, जो एपिकुरियनिज्म मैंने आपको बताया था, जैसे स्टोइक्स स्कूल ऑफ थॉट एंड एपिकुरस स्कूल ऑफ थॉट, तो इनके टाइम पे इतनी दिक्कतें थी। तो एपिकुरस स्कूल ऑफ थॉट जो बेसिकली एक ही चीज़ मानता है कि एब्सेंस ऑफ पेन है। इसका मतलब क्या है कि आप यदि बीमार नहीं हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हेल्दी हैं, ये मान लिया जाएगा। आर्टिकल 21 में
पहले जब हम लोगों का देश आज़ाद हुआ था तो हम लोग यही चीज़ को मानते थे। नाउ यदि हम लोग पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ हेडोनिज्म को देखें तो जैसे एक सिडविक हेनरी करके हैं, ये क्वालिटेटिवली हेडोनिज्म के प्लेजर की उस ओरिएंटेशन की तरफ जाते हैं कि मैं सुखी हूँ तो इस सुख से सुखी हूँ और मेरे सुख होने की प्रायोरिटीज़ ये हैं। मीन्स मेरा इंटरेस्ट, मेरा पैशन, मेरी हॉबी जब मैंने फॉलो किया तो मुझे उस चीज़ से खुशी मिली। एक प्रोग्रेसिव हैप्पीनेस, जो ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स का आज की डेट का जो कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट फ्रॉम द GDP-1, तो ये प्रायोरिटी जो लाइफ में है वो होनी चाहिए। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इससे मुझे खुशी मिलती है। मैं सोल्जर हूँ, मुझे गोली चलाना अच्छा लगता है, मैं दुश्मन की टेरिटरी में जाके वॉर करके दुश्मन को मार के आऊँगा, उसमें मुझे खुशी मिलती है। दिस इज़ वॉट योर ओरिएंटेशन ऑफ लाइफ इज़। एवरीवन इज़ करेक्ट, ओके। सो ऑल इन ऑल दैट हेडोनिज्म आपकी लाइफ का, आपके इंटरेस्ट में, आपके पैशन में, आपकी हॉबी में किस तरफ दिखता है, आज वो एक क्वालिटेटिव पैरामीटर बनता है हेडोनिज्म का। कल के लिए डेफिनेशनल एस्पेक्ट में, पैसिव डेफिनेशन एस्पेक्ट में ये था कि भाई समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग में ये है कि कम से कम बॉडी में कहीं भी दर्द ना हो, ऊपर वाला कम से कम इतना तो देता रहे कि कॉन्गो की तरह या पाकिस्तान की कुछ जगह की तरह या फिर इज़राइल में और गाज़ा में जैसा एकदम फेमाइन आने के चांसेस हो रहे हैं कि लोग मरने वाले हैं भूख से, तो ऐसी कंडीशन बेसिकली कभी भी ना आए ज़िंदगी में हमेशा। इसीलिए हमें गॉड को थैंक तो हमेशा बोलते ही रहना चाहिए। नाउ इफ़ वी से दैट द कैटेगरी ऑफ हेडोनिज्म कैन बी psychological hedonism and ethical hedonism. Now we may term it as physiological hedonism also, means the pleasure which is physiological in nature, the pleasure which is psychological in nature, which is long lasting, which is stable, which is coming from those sources which are very genuine. So hedonism basically हमें एक क्वेश्चन की तरफ ले आता है that we are blissful oriented और वी आर प्लेजर ओरिएंटेड। देखो यार, पहले टेस्ट मैच चलता था, राइट, 5-6 दिन तक लगातार पेशेंस के साथ में देखना पड़ता था, उसमें प्लेयर की सही साख पता लगती थी। आज क्या चलता है, T20। पहले क्या होता था, मूवीज़ होती थी, टॉकीज़ में जाते थे, फिर 1.5 घंटे की मूवी बनी, फिर सोशल मीडिया आया, और आज की डेट में क्या है, शॉर्ट, रील्स पे रील देखी, हंसी आ गई। तो आज की डेट में टाइम नहीं है, शॉर्ट ओरिएंटेशन बढ़ती जा रही है। कुछ लोग तो 4 सीरियल एक साथ देखते हैं, कुछ सीरियल्स भी 4 सीरियल्स को एक साथ दिखाते हैं बारी बारी से, राइट, चाहे वो आई थिंक जूम चैनल है, राइट, या फिर वो फैशन टीवी है, कुछ भी चलता रहता है। तो कुल मिला के आपको ब्लिसफुल ओरिएंटेशन रखनी है लाइफ में तो अच्छा रहेगा। सबके अपने अपने जीने के तरीके हैं, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग को एक स्कूल ऑफ थॉट है, एंड साउथ इंडिया में आप चले जाओ तो सदगुरु का अपना एक स्कूल ऑफ थॉट है। एवरीवन इज ट्राइंग टू स्टेबलाइज एवरीवन साइकोलॉजिकली एटलीस्ट। एंड सिविल सर्विसेज में आपको जो आपकी पढ़ाई है, यदि अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो डेफिनेटली आप एक स्टेबल ब्लिसफुलनेस में आ जाते हो। नहीं आया तो फिर किताब उठा के फेंक देते हो और सोचते हो कि यार ये तो बड़ा ही गड़बड़ हो गया। लेकिन हेडोनिज्म में एक चीज़ और है कि पैराडॉक्स जो है वो छुपा हुआ है, पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म। ये भी बेसिकली सिजविक ने दिया था, और पैराडॉक्स ऑफ हेडोनिज्म का ये मतलब है कि हम प्लेजर की तरफ भाग रहे हैं और यही सबसे बड़ा हमारा दुख का कारण बनता है। जीना है किस लिए, पीने के लिए, प्लेजर के लिए, और वो नहीं मिला इसलिए हम लोग क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। एंड दिस इज़ व्हाट द मेन रूट cause of our all pain, that we all are running behind some pleasure, we are ambitious in nature, भाग रहे हैं अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली, अपने कंफर्ट की कॉस्ट पे,
और बस लास्ट में क्या है, कुछ नहीं, बस सक्सेस मिल गई, उसमें हमें खुशी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है, मोटिवेशन एम्बिशन सबके करेक्ट होते हैं। आज की डेट में 80 ईयर्स एंड अबव में यदि मोदी जी हैं और आज की डेट में भी फ्लाइट मोड में है, इतना काम कर रहे हैं, इट इज़ सर्टेनली मोटिवेशन की कंफर्ट जोन से वो भी बाहर है। इतना काम करना इतनी ओल्ड एज में आसान नहीं होता, लोग 70 साल में ही थक जाते हैं, बट इट इज़ समथिंग गुड दैट वी कैन टेक अ क्यू आउट ऑफ हिज लाइफ. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द यूटिलिटेरियनिज्म, राइट, ये बेसिकली हमारा जो आज का जो टोटल थीसिस बन रहा है वो यूटिलिटेरियनिज्म के पूरे डायमेंशंस पे ऐसा है कि आज ऐसे भी हमें लिखना पड़ जाए यूटिलिटेरियनिज्म के ऊपर, तो हेडोनिज्म को, थॉमस हॉब्स को, बेंथम को, जे.एस. मिल को, सबको ला के हम लोग एक अच्छी वाली कॉकटेल बना के इवेल्यूटर को पिला देंगे और उसका दिल जो है वो गार्डन एंड गार्डन बिल्कुल हो जाएगा. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द यूटिलिटेरियनिज्म, बेंथम का नाम आता है, जे.एस. मिल का नाम आ जाता है, लेकिन यदि मैं इसमें इमैनुअल कैंट को भी जोड़ दूं और इमैनुअल कैंट के डिओन्टोलॉजी एंड टेलियोलॉजी पर्सपेक्टिव को जोड़ दूं, तो एक नया यूटिलिटेरियनिज्म का बेसिकली कॉन्सेप्ट निकलता है. याद दिला दूं, डियोन का मतलब ड्यूटी होता है, जो ये सोचते हैं गीता के पाठ की तरह कि कर्म ही पूजा है और कर्म करना है, युद्ध भूमि में हो तो बस जीतना है, यही आपका कर्म है. और टेलियोलॉजी ये सोचते हैं कि हमारा गोल क्या है, गोल इथिकल होना चाहिए और उसके लिए जो भी कुछ करेंगे तो वो इथिकली ही होगा बाय एंड लार्ज एंड जनरली. डिओन्टोलॉजी वाले क्या कहते हैं कि इथिकली जो मीन्स होते हैं वो इथिकल एंड की तरफ पहुंचते हैं. तो टेलियोलॉजी और डिओन्टोलॉजी बेसिकली मीन और एंड की तरह से भी एक तरीके से कभी कभी हम लोग देख लेते हैं. नाउ इफ आई से दैट utilitarianism is a school of thought which came as a reaction of social contract theory given by Hobbes, which was also supported by Aristippus, right? So this is something that Aristippus social contract theory जो हॉब्स की थी वो इंडिविजुअल को सेंटर पे ले रही थी और इंडिविजुअल को सेटिस्फाई रखने के लिए कि सारे लोग अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बना के एससीटी बना लेंगे, ये यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं है. यूटिलिटेरियनिज्म सेज दैट हम लोग मैक्सिमाइजेशन ऑफ हैप्पीनेस रखेंगे फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, जो 100% होंगे इसके लिए ट्राई करेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं. तो 95% लोग हैं वो खुश हैं, 5% लोगों के दुख की वजह से या उनके सेक्रीफाइस की वजह से 5% लोग सोल्जर बन के सेना में हैं और उसकी वजह से 95% लोग सिक्योर्ड हैं, ओके हैं, तो ये बलिदान बेसिकली जस्टिफाइड हो जाएगा. तो यूटिलिटेरियनिज्म एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है रिलेटिविज्म का कि बाय एंड लार्ज अच्छा क्या है. इन्वायरमेंटल एथिक्स की जब आप बात करते हो, जब आप बात करते हो एबॉर्शंस रूल्स की, तो यदि मदर की जान बचानी है और उसके लिए एबॉर्शन करना है जो कि इलीगल है अदरवाइज, देन इट बिकम्स समथिंग विच इज़ फाइन. आप इथुनेशिया की बात करते हो कि मर्सी किलिंग करनी है उस इंसान के लिए ही जो अपने आप से थक चुका है, वो मरना चाहता है, वो रोज़ रोज़ मर रहा है, इससे अच्छा वो एक, चाहे पैसिव इथुनेशिया हो या एक्टिव इथुनेशिया हो, वो मरना चाहता है. सो वी टॉक अबाउट सर्टेन एस्पेक्ट्स दैट विच आर रिलेटिव इन नेचर and it comes within the fold of utilitarianism and which came as a reaction of certain people like Thomas Hobbes who gave social contract theory wherein individual was at the center and hedonistic this individual was. Even Gandhi ji opposed it. गांधी जी ये कहते हैं, गांधी जी ने बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म को अपोज करते हुए ये बोला कि भाई जब आप ये मान ही चुके हो कि हर जगह पर कहीं ना कहीं माइनॉरिटी होगी, तो उन माइनॉरिटी के इंटरेस्ट के लिए हम लोग कुछ सोचेंगे या नहीं. आई विल टॉक अबाउट इट व्हेन आई विल बी क्रिटिसाइजिंग दिस यूटिलिटेरियनिज्म. नाउ इफ आई से दैट द कैटेगरीज ऑफ
द यूटिलिटेरियनिज्म में यदि हम लोग देखने की कोशिश करें तो दिस यूटिलिटेरियनिज्म मे बी ग्रॉस यूटिलिटेरियनिज्म, दिस यूटिलिटेरियनिज्म मे बी रिफाइंड यूटिलिटेरियनिज्म। ग्रॉस यूटिलिटेरियनिज्म जो है इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल सकते हैं, सबका साथ सबका विकास, द कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन। रिफाइंड यूटिलिटेरियनिज्म में हम बात करते हैं द क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव, राइट, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव। यदि एक डॉक्टर की जान बचानी है और एक जस्ट टू डाई रिक्शा पुलर या गैंगस्टर की जान बचानी है तो किसकी जान को बचाया जाए, तो क्वालिटी वाइज एक डॉक्टर की जान या साइंटिस्ट की जान को बचाना ज़रूरी है। एंड इट बिकम opposite of the Hippocratic oath which is taken by the god that life is life which is to be saved. Okay, so we have to understand the utilitarianism philosophy, gross and you may say the refined perspective, and उसी के बेस पे लास्ट में एक कैटेगरी निकल के आती है एक्ट एंड रूल यूटिलिटेरियनिज्म, जो कि आपकी किताबों में अक्सर कर देखने को मिल जाता है। Now act and rule utilitarianism basically क्या होता है? Act utilitarianism is talking about the act in a particular context or in a situation that you are performing. That for example you are a doctor, आप एक साइंटिस्ट की या फिर एक डॉक्टर की जान बचा रहे हो जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बेवड़ा जो रोज़ दारू पीता है, रिक्शा चलाता है, उसकी जान भी बचानी है, लेकिन इस डॉक्टर में यदि उस रिक्शा पुलर की किडनी डाल दी जाए तो वो बच जाएगा और वो शायद मर जाए, तो भी आप शायद जस्टिफाई कर लो कि जान के अंदर में जो ऑब्जेक्टिव है उसकी कीमत ज़्यादा है तो हमें बचाना है। दिस इज़ व्हाट द सिचुएशनल स्पेसिफिक, कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, रिलेटिविज्म स्पेसिफिक एक्ट दैट यू हैव परफॉर्म्ड, राइट, बट it is not equal in the eyes of a rule that has been made that life is life, and that is why keeping all the relative situational contextual effects in picture you have made a rule. This is what the rule, which is a reference point for utilitarianism, has been brought. Now rule utilitarianism जब आप लेके आते हो तो लॉ एक ऐसा बनाया जाता है जो कि सभी लोगों को खुश कर रहा हो। सभी लोगों को कभी खुश नहीं कर पाएगा, राइट, ये बात तय है, लेकिन कोशिश वही है। लेकिन मेजॉरिटी खुश होता है, माइनॉरिटी दुखी हो जाता है। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि हम लोग एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म को मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो करते हैं, कीपिंग इन व्यू द रूल। फॉर एग्जांपल रूल बना, लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमेशा साथ में ब्यूरोक्रेट्स को दिया जाता है कि इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन ब्यूरोक्रेट में एक्ट एज पर द सिचुएशन। मीन्स लॉ बनाया गया है ब्रॉड, लेकिन माइक्रो लॉ, बाई लॉज या सिचुएशनल लॉ बनेगा जो डेलीगेटेड लॉ का पार्ट होगा, वो आईएएस या सेक्रेटरी लेवल के पर्सन या डिपार्टमेंट के लेवल के जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे। तो इट मीन्स देयर इज़ अ मॉडिफिकेशन, परमिटेड मॉडिफिकेशन एज पर द सिचुएशन टाइम, राइट। जब आज की डेट में जब हम लोग नेबरिंग कंट्री के साथ में बातचीत कर रहे हैं तो हमने जो बागा बॉर्डर वगैरह पे वहाँ पे रिट्रीट सेरेमनीज़ होती हैं उसमें चेंज ला दिया है। अब वहाँ पे इतना बड़ा बजट बनाया हुआ है, लोग जाते हैं देखने के लिए, तो उसे चालू करने के लिए आज क्या किया है कि जो बागा बॉर्डर के जो इंडिया पाकिस्तान के जो गेट हैं वो नहीं खुलेंगे, स्वीट एक्सचेंज नहीं होगा, कभी हैंडशेक नहीं होगा, लेकिन अपने अपने साइड की जो सेरेमनीज़ हैं वो हेल्ड होंगी। तो एक तरीके से बैलेंस हो गया। कहने का क्या मतलब है, एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म इज़ फॉर दी पर्टिकुलर सिचुएशंस। बट यहाँ पर एक बात आ जाती है कि ये जो रूल है ये कितना सेंसिटिव है या इनसेंसिटिव है, ये देखने वाली बात है। सेंसिटिविटी इन द रूल इज़ नॉट देयर एंड विच विल बी एड्रेस्ड बाय द एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म विच इज़ अदरवाइज नॉट इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ फॉर टू सिमिलर सेम सिचुएशन फॉर सेम पर्सन। ऊपर से बात निकल गई तो नहीं, मैं दोबारा इस बात को रिपीट करूं कि भाई सेम इथुनेशिया टाइप, इन्वायरमेंटल एथिक्स टाइप या फिर डॉक्टर या साइंटिस्ट जैसे केस टाइप भी यदि डिसीजंस होते हैं तो वो सेम शायद नहीं होते हैं, राइट। कीपिंग इन व्यू द यंग एज ऑफ अ पर्सन, कीपिंग इन व्यू द ओल्ड एज ऑफ द साइंटिस्ट, देयर आर अदर fatal reasons, right, attached to the things which are
क्रिएटिंग बिग डिफरेंस इन अ सेम केस, राइट। तो सेम डिसीजन एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म में हो सकता है कि ना हो, और रूल यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से वो अपोजिट हो जाता है, जहाँ पे कहते हैं कि लाइफ इज़ लाइफ, जो उसको हमें बचाना है। अभी बेसिकली यदि हम लोग इन्हीं दोनों को क्लब में लेके गांधी जी को लाके क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करें, तो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की बात करता है। तो माइनॉरिटीज़ के जब हम प्रोटेक्शन की बात कर ही रहे हैं, तो माइनॉरिटीज़ तो ये वाली हैं, फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन, फॉर एग्जांपल जैन, फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स, राइट। 6 माइनॉरिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक पर्सपेक्टिव में निकल के आते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं मुस्लिम्स की बात करूँ, तो हमारे यहाँ पर आज तक कितने डी फैक्टो लीडर्स हुए हैं, मतलब कितने प्राइम मिनिस्टर्स मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, वो एक देखने वाली बात है। और गांधी जी इस चीज़ के खिलाफ थे, लेकिन जब हम एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म में जाते हैं तो ये सही हो जाता है। क्यों सही हो जाता है? क्योंकि मेजॉरिटी यदि ठीक है तो फिर सब कुछ ठीक है। लेकिन क्रिटिसिज्म में आप यही लिखेंगे कि एक भी दुखी तो क्यों। ये एक बेसिकली अनफॉर्चुनेट बात है। और गांधी जी आइडियलिस्टिक थे, प्रैग्मेटिज्म में नहीं थे। एंड आइडियलिस्टिक जो माइंड मैप है वो हमेशा रेफरेंस पॉइंट की तरह लेके चलना होता है, और इसीलिए हमने रूल यूटिलिटेरियनिज्म को बनाया है कि ब्यूरोक्रेट्स को परमिशन तो दी हुई है, लेकिन उस परमिशन का सही इस्तेमाल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में करना है। ये भी हिदायत है। स्टील फ्रेम ऑफ ब्यूरोक्रेसी में मैंने आपको बताया था कि आपको लिबर्टी है आज की डेट में, लेकिन पंख आप ज़्यादा निकालोगे तो आपके पंख जो है वो काट दिए जाएंगे। इट मीन्स पावर जो है ना वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये चीज़ आप हमेशा याद रखो हिदायत के तौर पे। तो यहाँ पर आज की जो बातचीत है वो हम लोग क्लास के टाइमिंग से पहले से ही ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि लाइट अभी तक आई नहीं है एंड आई एम स्वेटिंग टाइम एंड अगेन। ठीक है, तो कल हम लोग इसी को कंटिन्यू जारी रखेंगे और यहीं से हेडोनिज्म से और यूटिलिटेरियनिज्म की बात से शुरू करके आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद।